अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर सुफियान और आप देख रहे हैं चैनल एमर्स। अच्छा, तो अब तक हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 का ऑलरेडी सारा का सारा पढ़ चुके हैं। आपको न्यूमेरिकल्स करवा दिए गए हैं। अब चूँकि चैप्टर नंबर 11 की तरफ चलना है और चैप्टर नंबर 11 आपके पास है साउंड। सही है, तो होप्स आप लोगों को लास्ट टाइम तक मज़ा आया होगा पढ़ने में, फ़िज़िक्स और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी वीडियो अगर आपको वाकई पसंद आती है तो आप ज़रूर उसको लाइक किया करें और उसके नीचे कमेंट्स में अपने रिमार्क्स भी दिया करें कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात नहीं अच्छी लगी। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स बहुत सी चीज़ें बता रहे हैं, जैसे कि शुरू वाली जो थी उनमें लाइट का मसला था थोड़ा सा, तो इस तरह के और 2 मामलात थे, तो मुझे मैसेजेस आए, उन पे मैंने काम किया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी मसला आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 11 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 11 में आप लोग को पता है कि साउंड के बारे हमने स्टडी करना है, तो इसमें आपके पास साउंड के बारे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, साउंड होता क्या है। तो कुछ थ्योरी वाला पोर्शन है, तो ज़्यादातर ये थ्योरी वाला पोर्शन है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जल्दी जल्दी वाइंड अप करके आगे की तरफ चलूँ। तो सबसे पहले आता है आपके पास साउंड। साउंड होता क्या है, साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है। तो साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। आपको ये मिल जाएगा, साइड इन्फॉर्मेशन में भी इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी और पैराग्राफ में भी आपको मिल जाएगी। अब वो कहता है कि साउंड एक एनर्जी है जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रैवल करती है। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रैवल कर रही है इन अ फॉर्म ऑफ वेव। अच्छा, तो आगे आपके पास साउंड बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए प्रोड्यूस होता है, जैसे कि गिटार हो गया, पियानो हो गया, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड। किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, आपको भी बताया कि अगर कोई भी बॉडी वाइब्रेट करेगी तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। अच्छा, तो आगे आपके पास चलते हैं। तो आगे आपके पास आता है टॉपिक साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। अच्छा, एक आप क्लासरूम में एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क, अच्छा होता क्या, आपके पास सिंपल, आपके पास एक चिमटे की तरह एक आप समझ लो कि फॉर्क होता है। ठीक है, इसके जो ये आर्म्स हैं इन्हें हम कहते हैं प्रॉन्ग्स। इन्हें आप कहते हो क्या जी, प्रॉन्ग्स। अच्छा, ये आपको लिखा हुआ मिल भी जाएगा पेज नंबर 20 पे। ये सब कहते हो जी प्रॉन्ग्स, और इसको आप कहते हो ट्यूनिंग फॉर्क। सही है। अब होता क्या है, इस ट्यूनिंग फॉर्क से आप क्या क्या कर सकते हो। बेसिकली आप अगर कोई भी एक हैमर को लो, इसके ऊपर अगर हिट करो तो इसके जो आर्म्स होते हैं अगर इन पे हिट करो तो आप ये ऐसे से वाइब्रेट होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, आपके पास वाइब्रेट होंगे। अच्छा, वाइब्रेट होंगे तो वाइब्रेशन से आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड। आप इसको कान के पास लाओगे तो आपके पास साउंड आपको सुनाई देगा। और भी बहुत से तरीके हैं। आपने क्या किया, एक सिंपल सी एक बॉल को आपने अटैच कर दिया किसके साथ, एक समझ लो सिंपल पेंडुलम लिया आपने, और आप एक ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क जो कि आपके पास वाइब्रेट कर रहा है, जब इसको इसके पास लेके जाओगे और जैसे इसके पास लाओगे तो ये टकराएगा इसके साथ, तो ये आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क का आपके पास ये बॉल या बॉब अपनी जगह से क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या कर रहा था, वाइब्रेट। अच्छा, ये दिखने में ऐसे ही लगता है कि वाइब्रेट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो आपको लगेगा कि वाकई ही ये वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, और एक और तरीकाकार जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि उसने क्या कहा, आपने एक गिलास लिया, उसके अंदर आपने कुछ पानी को फिल कर लिया। अब ट्यूनिंग फॉर्क को जब आप उल्टा इसके अंदर डालोगे तो इसकी वाइब्रेशन से इस पानी के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगी, लहरें। तो ये भी आपके पास एक एक्टिविटी है कि आपके पास साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। अच्छा, आगे आपके पास आता है टॉपिक के साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। एक्सरसाइज का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि तीसरा या चौथा आपके पास के साउंड प्रूफ करो कि आपके पास साउंड को कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है उसकी प्रोपगेशन के लिए। तो आपने क्या किया, एक सिंपल बेल जार ली, एक जार लिया, उसके आपने डाउन साइड में एक लगा दिया वैक्यूम पंप, और थोड़ा सा इससे ऊपर से नीचे कर लूँ, इसके अंदर आपने सस्पेंड कर दी, लटका दी
एक अदद बेल, और इसको आपने अटैच कर दिया एक अदद बैटरी के साथ, और इसके साथ आपने लगा दिया एक अदद स्विच। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ आपके पास एयर पार्टिकल फिलहाल मौजूद है। आपने क्या किया, यहाँ से आपने स्विच ऑन किया तो क्या होगा, आपके पास ये बेल जो है वाइब्रेट होना शुरू होगी, और आपको बाहर, आप क्योंकि आप बाहर खड़े हो इस बेल से, तो आपको साउंड सुनाई देगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये जो वैक्यूम पंप था आपका, इसके ज़रिए आपने अंदर वाली सारी की सारी आस्ता आस्ता एयर को क्या किया, बाहर निकालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आप एयर को बाहर निकालते जाओगे, होगा क्या, आपको आवाज़ आना बंद हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से दो बातें आपने कंक्लूड की कि जब आपके पास एयर मौजूद थी तो आपको आवाज़ आ रही थी, अब आपने वैक्यूम के पंप के ज़रिए जब अंदर से एयर निकाल दी तो आपको आवाज़ सुनाई दे नहीं रही। इससे हमें पता चला कि अगर कोई मीडियम मौजूद होगा तो आपके पास आपके पास साउंड जो है वो ट्रैवल करेगा, अदरवाइज साउंड ट्रैवल करने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपने ये प्रूव कर दिया कि साउंड रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। सही है, आगे चलते हैं। तो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड क्या है, देखो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, जिसमें आपने कहा कि आपके पास पार्टिकल मीडियम मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। मिसाल के तौर पर अब मैं बोल रहा हूं तो मेरे पार्टिकल्स या वेव जो प्रोड्यूस हो रही है वो लॉन्ग मूव कर रही है। देखो एयर किस, आपके पास साउंड किस तरफ ट्रेवल हो रहा है, इस तरफ। मीडियम की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है ना। सही है, अगर सेम आपके पास रेल की पटरी, ठीक है, रेल की पटरी एक दूसरे के पैरेलल, तो ये आपके पास आवाज़ और मीडियम एक दूसरे के एक ही डायरेक्शन में और पैरेलल। अच्छा, डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है, फिर भी आपके पास पैरेलल, या उसे हम कह देते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है, तो आपके पास बात क्लियर होगी आपके पास। आगे चलते हैं। तो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल नेचर को आपने प्रूफ करना है। तो सपोज किया कि आपके पास एक ये मीडियम एयर का, इसमें ये इसके पार्टिकल्स, मैं जल्दी से बनाता हूँ। कि ठीक था। अच्छा, अब आपने क्या किया, एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया उसी तरह। ठीक है, ये 3 सिचुएशंस होंगी और एक ये 3 दफ़ा आपने ट्यूनिंग फॉर्क लिया। अब ये आपके पास अभी ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो आगे वाले आप देख रहे हो ये पार्टिकल है मीडियम के, लाइंस के हैं, पार्टिकल है मीडियम के, तो इनके दरमियान जो गैप है वो अभी सीक्वेंस के साथ ही है, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुई। अब आपने क्या किया, ये आपके पास ओपोजिशन और ये आपके पास इसकी ओपोजिशन और ये आपके पास ओपोजिशन। अब आपने क्या किया, जब इसे वाइब्रेट किया तो ये अपनी मेन पोजीशन से ओ से मूव करेगा किस तरफ, कोई ना कोई ए पोजीशन की तरफ। और ये साथ वाले पार्टिकल्स को देखो, आप ऐसे हो खड़े हो और अब आपने ऐसे किया, ठीक है, बाहर की तरफ, तो क्या होगा, आपको अगर मैं कान के पास करता हूं तो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है, यानी कि इसके आगे, हाथ के आगे वाले पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसी तरह जब ये बाहर की तरफ मूव करेगा तो ये इस पार्टिकल्स को क्या करेगा, डिस्टर्ब, और जिसकी वजह से इनके दरमियान गैप क्या हो जाएगा, आपके पास कम हो जाएगा। पास वाले जो पार्टिकल्स होंगे क्या हो जाएगा, इनके दरमियान गैप कम, यानी कि इनके ऊपर प्रेशर लगेगा और ये कंप्रेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंप्रेस। अच्छा, अब ये कंप्रेशन क्या करेगी, आगे वाले पार्टिकल्स पे कंप्रेशन लगाएगी। जब आपके पास ये आपके पास ए पोजीशन से किस तरफ जाएगा, ओ की तरफ, और फिर मूव करेगा किस तरफ, बी पोजीशन की तरफ, तो आपके पास क्या होगा, ये जो कंप्रेशन थी आगे शिफ्ट हो जाएगी, आगे वाले पार्टिकल्स पे ये क्या करेगी, अब प्रेशर लगाएगी।
सही है। और इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा, फिर आपके पास ये अगले वाले क्या नाम है पार्टिकल्स पे कंप्रेशन अप्लाई करेगा, फिर वो अगले वाले, इस तरह ये आपके पास ट्रांसफ़र होता जाएगा। अच्छा, अब आपके पास थर्ड अगर मैं सिचुएशन यहाँ पे बनाता हूँ, आपके पास सिंपल ऐसे, और फिर आपके पास क्या होगा थर्ड में, ये लास्ट वाले जो पार्टिकल्स होंगे इनके दरमियान गैप क्या हो जाएगा, कम, इनके दरमियान क्रिएट हो जाएगी क्या, कंप्रेशन। अब देखो पार्टिकल के दरमियान गैप कम है, रेयर फ्रैक्शन इसे हम कहते थे, सही है, इसे आप कहते थे रेयर फ्रैक्शन और इसे आप कहते थे कंप्रेशन, रेफ्रैक्शन और कंप्रेशन। और ये किस आपके पास वेव में होती थी, ये आपके पास होती थी लॉन्गिट्यूडनल वेव। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से के बनने से आपके पास कौन सी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन किस वेव में बनती थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव में बनती थी। ठीक है, तो आप इससे प्रूव कर सकते हो कि आपके पास जो साउंड है वो कौन सी नेचर रखती है, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती है। अच्छा, आगे आपके पास बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं, तो आपके पास साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आती है लाउडनेस, ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है पिच, उसके बाद आपके पास आती है क्वालिटी, और फिर लास्ट पे आपके पास आएगी इंटेंसिटी। क्लियर होगी बात? तो आपके पास सबसे पहले लाउडनेस, उसके बाद पिच, फिर क्वालिटी, फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास साउंड की। तो सबसे पहले लाउडनेस पे बात करते हैं। तो लाउडनेस में आपके पास क्या होता है, देखो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें आप फेंट, ठीक है, लाउड और फेंट साउंड के दरमियान फ़र्क करते हो, यानी कि ऊंची, या आपके पास लाउड का मतलब ऊंची और फेंट का मतलब मध्यम, ऊंची और मध्यम आवाज़ के दरमियान फ़र्क करना आपके पास क्या कहलाता है, लाउडनेस। अच्छा, लाउडनेस भी आगे से आपके पास फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आपके पास वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड, सबसे पहले आएगा आपके पास एम्पलीट्यूड, फिर एरिया, ठीक है, और लास्ट पे आपके पास आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। अच्छा, कई बच्चे ना यहाँ पे एक गलती करते हैं, वो लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, कि वाइब्रेटिंग बॉडी से एक जो बंदा सुन रहा है उसका कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है। और एक चौथा फैक्टर्स भी आपके नोट्स में आपको मिलेगा, फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर, फिजिकल कंडीशन, सही है, फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर, यानी कि कान के जो ज़ाहिरी हालात हैं उन पे भी आपके पास लाउडनेस डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपने इसको समझने के लिए सिर्फ एक रिलेशन याद रखना है, एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, लाउडनेस के, जबकि आपके पास एम्पलीट्यूड वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, लाउडनेस के, जबकि आपके पास डिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, लाउडनेस के। डायरेक्ट प्रोपोर्शन जानते हो, अगर एक चीज़ इंक्रीज तो दूसरी भी इंक्रीज, अगर एक चीज़ इंक्रीज तो दूसरी भी इंक्रीज, लेकिन इनवर्स में आपके पास क्या होता है, अगर एक चीज़ इंक्रीज तो दूसरी चीज़ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब बात गौर से सुननी है। देखो तेल मेहंदी, आजकल शादी का भी सीज़न चल रहा है, ठीक है, मैं भी अभी शादी से होके आया हूँ, ठीक है, तो आपके पास शादियों में आप क्या करते हो, ढोलकी बजाते हो और ढोल भी बजाए जाते हैं। तो मुझे खुद ही सोच के बताओ कि किसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा होती है। आप कहोगे जाहिर सी बात है सर, ढोल की आवाज़ ज़्यादा होती है ना, ऐसे ही है ना, ढोल की आवाज़ क्या है, ज़्यादा, ढोलकी की क्या है, कम। एग्री करते हो जी सर? एग्री करते हैं इस बात से। तो दोनों में फर्क क्या, किस चीज का आ रहा है, एक बड़ा है यानी कि एक का एरिया क्या है, ज्यादा, तो उसकी लाउडनेस भी क्या है, ज्यादा। ढोल की आपके पास एरिया ज्यादा जिसकी वजह से उसकी आपके पास लाउडनेस भी ज्यादा, और आपके पास ढोलकी जो है उसका एरिया कम तो उसकी लाउडनेस भी
कम। बात क्लियर होगी, समझ आई ना। अच्छा आगे चलते हैं एम्पलीट्यूड पे। तो एम्पलीट्यूड हमने पढ़ा था, ये मीन पोजीशन अगर और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाता है, एक्सट्रीम आपके पास एम्पलीट्यूड। सही है। अब ये मैंने क्यूब बनाया, ठीक है, सपोज ये आपके पास एक डॉल है, ठीक है। अगर मैं इसको बीट करता हूं तो ये जितनी डाउन, जितना मैं जोर से इसे मारूंगा ये उतना ही अपनी जगह से क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, और उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड। और जितनी जोर से मैं इसको बीट करूंगा उतना ज्यादा अगर इसका एम्पलीट्यूड होगा तो उतनी ज्यादा इसकी क्या होगी, लाउडनेस। तो यही बात अभी हमने की कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउडनेस। मैं डोल को जितनी जोर से बजाऊंगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, लाउडनेस होगी। उसके बाद डिस्टेंस की बात करें, सपोज आपके पास मेरे पास एक कान के बिल्कुल पास बंदा बैठा है और मैं आम यूजुअल आवाज में बोल रहा हूं, ठीक है, यूजुअल आवाज में मैं बोल रहा हूं और मेरे पास एक बंदा बैठा है, उसको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन सपोज आप करो कि 10 मीटर डिस्टेंस पे एक मेरे पास बंदा बैठा हुआ है, तो उसको मेरी आवाज सुनाई देगी? मोस्ट पॉसिबिलिटीज हैं कि आप उसकी आवाज, उसको आपकी आवाज सुनाई ना दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका उससे डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज, और आपके साथ वाला जो है वो डिस्टेंस उसका आपसे क्या है, कम। अगर डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है तो आपके पास लाउडनेस क्या कर रही है, उसको आवाज प्रॉपर तौर पे सुनाई दे रही। क्लियर होगी बात, समझ आई। अच्छा आगे आपके बताते हैं फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर। आपने देखा भी होगा बुरे आपके पास जो होते हैं, आपके पास ओल्ड आपके पास मेंबर्स जो होते हैं घर के, उनको कम सुनाई देता है क्योंकि आपके पास उनकी फिजिकल कंडीशन कानों की क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। आगे चले तो पिच की बात करें तो पिच आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की, जिसमें आप श्रिल और ग्रेव साउंड के दरमियान फर्क करते हो। श्रिल का मतलब बरीक और ग्रेव का मतलब बारी आवाज में। आपने देखा बच्चों की और औरतों की आवाज क्या होती है, बरीक होती है, ठीक है, कानों को चुभने वाली होती है तो उसकी, क्योंकि आपके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और आपके पास ग्रेव आवाज, मर्दों की जो आवाज होती है वो क्या होती है, बारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात कि पिच जो है वो डिपेंड करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। अगर पिच ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी आपके पास, इनके दरमियान रिलेशन क्या आता है, डायरेक्ट। एक्सरसाइज का एक सवाल है कि व्हाट इज पिच एंड फ्रीक्वेंसी, और इनके दरमियान रिलेशन क्या है। पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फ्रीक्वेंसी, इसी के पिच की डेफिनेशन के नीचे आपको मिल जाएगी, पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। और आपके पास इनके दरमियान उसने क्या, ग्राफ भी बनाओ। तो आपके पास साइड पे आपको 2 ग्राफ मिलेंगे, थोड़ा सा इसको एक में आपको नजर आ रहा होगा कुछ इस तरह, और एक में आपको, सही है, जिसमें आपको नंबर ऑफ वेव ज्यादा नजर आ रही है, ये आपके पास हाई पिच, और जिसमें आपको लो नजर आ रही है आपके पास, यानी कि वेव कम नजर आ रही है, वो आपके पास लो पिच। सही होगी बात। अच्छा आगे बात करें क्वालिटी की, तो आपके पास क्वालिटी में आप बेसिकली पिच और लाउडनेस के दरमियान फर्क करते हो। सेम आवाज की पिच और लाउडनेस के दरमियान फर्क करना आपके पास क्या कहलाता है, क्वालिटी। आगे बात करें इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है कि, मैं इसको आगे ले जाता हूं। सपोज करो कि आपके पास एक एरिया, एक यूनिट एरिया, ठीक है, यूनिट एरिया प्रेफर हम उसको करते हैं जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है, 1 मीटर के बराबर हो, आपके पास वो कहलाता है यूनिट एरिया। तो सपोज करो कि आपके पास एक एरिया, ठीक है, यूनिट एरिया, उसको आपने रखा हुआ है उस साउंड के सोर्स के क्या, परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ी सी मैं अगर बड़ी डायग्राम बना दूं ताकि आपको कैमरा में अच्छी तरह नजर आ जाए, फिर मैं मिटा दूंगा। तो आपके पास एक ये वेव, एक ये वेव, और ये इसमें से पास करती हैं, ठीक है। अब ये एरिया, और इसमें से सपोज करो कि
आपके पास इस तरह ये वेव क्या कर रही है, पास कर रही है, यहाँ से एंटर हुई और यहाँ से बाहर निकल गई। अब इनके दरमियान एंगल कौन सा है, 90 डिग्री, यानी कि क्या हुई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुई। सही है, बात क्लियर हुई, एक दूसरे के क्या हुई, परपेंडिकुलर। आपने यूनिट एरिया लिया, उसको रख दिया परपेंडिकुलर, ठीक है, किसके, आपके पास साउंड वेव के रेफरेंस के, जहाँ से वेव्स आ रही हैं। तो आपने क्या किया, साउंड वेव पासिंग थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, कि जिस डायरेक्शन में आपके पास साउंड वेव पास कर रही है उसके आपने परपेंडिकुलर रख दिया आपके पास, तो उसमें से कितनी वेव्स पास कर रही हैं एक यूनिट एरिया में से, वो क्या कहलाती है, साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसका एक यूनिट आप लोगों ने लिख लेना है। इंटेंसिटी का यूनिट जो होता है आपके पास होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। सही है, और इंटेंसिटी ऑफ नॉन साउंड वो आपके पास, जिसे आई नॉट से आप रिप्रेजेंट करते होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं, तो आगे आता है आपके पास इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल या इंटेंसिटी लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल बेहतर रहेगा आपके पास। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल, इसकी एक डेरिवेशन है, इसका आपके पास लास्ट पे फॉर्मूला आएगा, वो भी आपने याद करना है, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे न्यूमेरिकल शुरू वाले जो हैं वो आपके पास इसी फॉर्मूला से सॉल्व होंगे। अच्छा, तो उसके मुताबिक लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड, loudness of unknown sound is directly proportion to the log of intensity of unknown sound। दो साउंड्स याद रखनी है, एक नॉन साउंड होगी और एक अननोन साउंड होगी, और एक इंटेंसिटी जो है वो नॉन होगी जिसे हमने कहा 10⁻⁻12, और एक आपके पास होगी अननोन इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो लॉग अगर आपके पास अननोन है, सॉरी लाउडनेस अगर अननोन है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, अननोन। तो लॉग डायरेक्टली प्रोपोर्शन to the loudness is directly proportion to the log of intensity of unknown sound। अच्छा, आपके पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म होगा तो कोई ना कोई क्या आएगा, कांस्टेंट। तो आपके पास यहां पे आएगा के कांस्टेंट। क्या आ गया, क्या आ गया जी, के कांस्टेंट आई। अच्छा, एक आपके पास ये होगी अननोन साउंड, ये वाला जो पोर्शन है किसका है, अननोन का, अननोन। अब बात करते हैं नो, तो लाउडनेस ऑफ नॉन साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लॉग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ नॉन साउंड। और आपके पास यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म, तो आपके पास आ जाएगा के कांस्टेंट लॉग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ नॉन साउंड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसे आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसे आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 2, या इसे 2 कह दो और इसे 1, ये 1 और ये आपके पास क्या आ गई, 2 इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो L माइनस L नॉट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्या, आपके पास आ गया के लॉग, पहले ये वाला फिर ये वाला, पहले हमने क्या लिखी, लेफ्ट हैंड साइड L माइनस L नॉट। ठीक है, मैं इन्हें अलग अलग कर देता हूं, 2 कलर से लिखता हूं, L माइनस L नॉट इक्वल टू लॉग I माइनस लॉग I नॉट। क्लियर होगी बात। अच्छा, इनके साथ के भी, इनके कांस्टेंट के इधर भी और के इधर भी। अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आपको नज़र आ रहा है, दोनों में आ गया आपके पास के कॉमन, तो आपके पास क्या बच गया, लॉग I माइनस लॉग I नॉट, L माइनस L नॉट। सही है। अच्छा, यहाँ पे अगले पेज पे आपको साउंड इंटेंसिटी लेवल फॉर नॉन साउंड भी मिलेगी, अननोन साउंड भी मिलेगी। वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ, कौन सा, अननोन साउंड, एंड द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड टू द लाउडनेस ऑफ नॉन साउंड इज इक्वल, आपके पास इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड। सही है। तो आपके पास आगे चलते हैं, तो आपके पास यहाँ से लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी आपके पास। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, के लॉग I ओवर
आई नॉट, एल माइनस एल नॉट। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब ये जो के है ना, के का बड़ा ही कह लो कि अमल दखल है इसके यूनिट में। अगर आप के की वैल्यू 10 इस्तेमाल करोगे तो यूनिट आपके पास आएगा डेसीबल, सही है। और अगर आप के की वैल्यू 1 इस्तेमाल करोगे तो यूनिट आएगा आपके पास बेल। याद रखना है अपने कि 1 बेल जो है वो बराबर होता है किसके? 10 डेसीबल के, सही है। 1 बेल किसके बराबर है? 10 डेसीबल के। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर हम के की वैल्यू अगर 1 लिखते हैं तो यूनिट आएगा बेल। तो आपके पास यहां से इक्वेशन एक बन जाएगी, वो बन जाएगी आपके पास क्या? L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू एल लॉग आई ओवर आई नॉट। क्लियर होगी बात? और अगर हम लिखते हैं के की वैल्यू क्या? 10, तो आपके पास आ जाएगा L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, जगह मेरे पास नहीं है, आई ओवर आई नॉट, आई नॉट। और ये आपके पास जो फॉर्मूला है इसे मैं दोबारा यहां पे लिख रहा हूं, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। ये आपके पास जो फॉर्मूला है ये इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल्स में। अच्छा, कुछ MCQs जो कि आपके पास कवर अप मैं करता चलता हूँ। पेज नंबर 20 पे आपके पास एक शॉर्ट भी मैं बताना भूल गया, पेज नंबर 20 पे आपको मिलेगा स्टेटोस्कोप, ठीक है। 19 या 20 पे आपको मिलेगा स्टेटोस्कोप साइड पे, ठीक है, जिसे आप कहते हो डॉक्टर्स की हैंड फ्री। बेसिकली आपके पास, आप कहते हो ना डॉक्टर्स ने हैंड फ्री लगाई हुई है, तो आपके पास क्या होता है? स्टेटोस्कोप। तो उसमें क्या होता है? आप किसी भी पेशेंट की हार्ट बीट को मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेटोस्कोप। उसमें क्या होता है? आपके पास आपको नजर आ रहा होता है पाइप होते हैं और एक एंड पे जाके एक सर्कल सा आपके पास होता है जिसको आपकी चेस्ट पे लगाया जाता है, उसे हम कहते हैं डायफ्राम। तो आपके पास बेसिकली वो प्लास्टिक या आपके पास मेटल का बना होता है और आपके पास उसके अंदर होता क्या है? उसके अंदर एयर फील्ड होती है। और जब भी डॉक्टर आपकी चेस्ट पे लगाता है तो आपके पास क्या होता है? उस आपके जैसी चेस्ट पे आपके पास वो स्टेटोस्कोप लगाता है तो उसे हार्ट बीट आपकी सुनाई देती है। जो भी आगे वही बेहतर जानता है, क्योंकि मैं तो बायो आप नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, बेसिकली मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसी इंटेंसिटी लेवल में आपको साइड पे एक आपके पास मिलेगा MCQ जस्टिंग ऑफ लीव। उसकी इंटेंसिटी आपके पास याद रखनी है 10⁻11 होती है, क्योंकि इसी के नीचे आपको एक एग्जाम्पल मिलेगी, उस एग्जाम्पल में वो इस्तेमाल आपने करनी है। सही है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं तो आपके पास क्या आता है? आपके पास आगे आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसे आप एको भी कहते हो, ठीक है। तो इको या एको आप लोग जो कहना चाहो, आपकी मर्जी, मैं इसे इको कहता हूँ जी। यूजली इसे इको भी आप पुकारते हो, अक्सर नाथख्वां से आप सुनते हो कि इको बढ़ा दो, इको कम कर दो, सही है। इको बेसिकली क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। आपने देखा भी होगा कई मूवीज में एक बंदा बोलता है, उसकी आवाज़ जो है वो दोबारा क्या होती है? रिपीट होती है। बेसिकली आपके पास वही आपके पास क्या होती है? इको। होता क्या है? उसमें एक पर्सन बोलता है, उसकी आवाज टकरा के किसी सोर्स से वापस आती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको। क्लियर होगी बात? अच्छा, आगे आपके पास इको के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आपके पास इको होगी तो इको के लिए आपके पास कंडीशन है कि आपके पास दो आवाजों के दरमियान जो डिफरेंस हो, यानी कि मैंने बोला ए, उसके बाद बी, ये दो साउंड्स हो गए। ए और बी के हैं दो साउंड्स। अब ए अगर बोला है मैंने, ए और बी के दरमियान जो टाइम का डिफरेंस हो वो कितना हो? 0.1 सेकंड का डिफरेंस हो। अगर आपके पास स्पीड ऑफ लाइट कितनी, स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या 340 आप इसे कह लो मीटर पर सेकेंड। आपके पास अगर आपके पास इतनी साउंड के साथ जो आपके पास क्या कर रहा है? साउंड ट्रैवल कर रहा है, और दो बॉडीज या दो रेफरेंस पॉइंट, मिसाल के तौर पर मैं और मेरे सामने एक दीवार है, उसके दरमियान अगर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 17 मीटर, ठीक है। खाली जाने की बात कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर ये मैं खड़ा हूं और ये एक दीवार है,
यहां से मैं बोलता हूं सामने टकराने का, यानी कि ये डिस्टेंस अगर 17 मीटर है और आवाज के दरमियान डिफरेंस कितना है 0.1 सेकंड का डिफरेंस है और इसकी स्पीड कितनी है 340 मीटर पर सेकंड। आपके पास अगर इसकी स्पीड है तो आपके पास एको होगी, अदरवाइज एको नहीं होगी। अगर ओवरऑल डिस्टेंस की बात करूं, यानी कि इधर से इधर जाए और फिर वापस आए, तो आपके पास ये ओवरऑल जो डिस्टेंस बनेगा ये बनेगा 34 मीटर। सही है, तो 34 मीटर ओवरऑल डिस्टेंस होना चाहिए और एक साइड पे कितना होना चाहिए 17 मीटर। अगर डिस्टेंस होगा तो एको होगी, अदरवाइज एको नहीं होगी। आगे मैं चलता हूं, आपके पास आगे आता है, आगे क्या आता है जी आपके पास, आगे आपके पास आता है स्पीड ऑफ साउंड। क्या आता है जी, स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ है आपके पास। अब मैं बात करता हूं एयर, ठीक है, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद आपके पास सॉलिड। ये तीन बेसिक आपके पास मटेरियल जिसमें आपके पास जो है आपके पास साउंड होती है। तो याद रखना है आपने, लिक्विड में एयर से और सॉलिड में एयर से कंपैरिजन चलेगा। लिक्विड में एयर से जो साउंड होती है 5 टाइम्स ज्यादा होती है ट्रैवल, ठीक है, और आपके पास सॉलिड में कितनी होती है 15 टाइम्स ज्यादा ट्रैवल करती है। आपके पास साइड पे इंफॉर्मेशन में आपको मिलेगा कि आपके पास वेल्स, मेरे ख्याल से वेल्स जो है वो आपके पास सेवरल इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर भी आपके पास कम्युनिकेट कर सकती हैं, क्योंकि आपके पास लिक्विड में जो है वो साउंड ज़्यादा बेहतर तौर पे ट्रैवल करता है देन इन एयर। उसके बाद और हाँ, एक और मेरे ख्याल से एलिफेंट्स जो है वो अपनी आपके पास बल्कि यहाँ पे थी, चले देखते हैं बाद में, ठीक है। ये एक एग्जांपल मेरे जहन में आ रही थी। उसके बाद आपने देखा होगा बचपन में आपने देखा होगा कि जो आपके पास बूढ़े लोग होते थे, उन्होंने अगर चेक करना होता था ट्रेन का आने में कितना टाइम है, ठीक है, कितनी आपके पास पहुंच चुकी है या नहीं पहुंच चुकी, तो वो क्या करते थे, पटरियों को कान लगाते थे, ठीक है, पटरियों को कान लगाते थे, हाँ, रेल की पटरियों को कान लगाते थे ताकि उनको पता चल सके कि आपके पास ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही। होता क्या था, जाहिर सी बात है, जब एक इतनी वजनी चीज़ उस पटरी के ऊपर से गुजरती थी तो वो पटरी क्या करती थी, वाइब्रेट। अब वो कान लगा के चेक करते थे उसकी वाइब्रेशन से, अगर वाइब्रेट हो रही है पटरी, उसमें साउंड सुनाई दे रहा है तो आपके पास ट्रेन आ रही है, और अगर नहीं सुनाई दे रहा तो आपके पास ट्रेन नहीं आ रही। इस तरह की आप एक्टिविटी स्कूल्स में भी करते थे कि एक बच्चा जो है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पे आपके पास बेंचेस होते हैं, तो एक बच्चा एक साइड पे बैठ जाता था, हेड डाउन कर लेता था, एक बच्चा दूसरी साइड पे हेड डाउन करके, और नीचे से हम क्या कर रहे थे, ढोल बजा रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली आपने भी एक्टिविटी की होगी, तो उसमें आपके पास क्या होता था, आप हल्का सा टच करते थे बेंच को तो आपके पास फास्ट साउंड सुनाई देता था, ठीक है। तो ये भी एक एक्टिविटी इसमें आ सकती है आप समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो आपके पास आता है नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। ये नॉइस पोल्यूशन आपके पास लॉन्ग के तौर पे आ सकता है, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ साउंड लॉन्ग के तौर पे आ सकता है, और एक आपके पास मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड जो आपने प्रूव करना है वो भी आपके पास लॉन्ग में आ सकता है। तो सबसे पहले नॉइस वो बेसिकली आपके पास वो साउंड जो आपके कानों को दर्द पहुंचाए, ठीक है, जेरेंट इफेक्ट हो, बुरा इफेक्ट हो आपके कानों पे, वो आपके पास क्या कहलाता है, नॉइस, ठीक है। और साउंड जिसके आपके कानों पे क्या होता है, अच्छा इफेक्ट होता है, प्लेजेंट इफेक्ट होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, म्यूजिक, ठीक है। नॉइस जो आपके पास किससे प्रोड्यूस होता है, हॉर्न वगैरह हो गए, उसके बाद ड्रिल मशीन होगी, जो भी मशीनरीज है कंस्ट्रक्शन की, उनसे क्या प्रोड्यूस होता है आपके पास, साउंड। और आपके पास अगर मैं बात करूं किसकी, म्यूजिक की, तो आपके पास गिटार हो गया, और इन सब से क्या प्रोड्यूस होता है आपके पास साउंड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, आगे नॉइज के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं। तो आपके पास अलग से एक सवाल आता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज। तो आपके पास बहुत से इफेक्ट है, हाइपरटेंशन हो गया, एग्रेसिवनेस होगी, उसके बाद आपके पास और भी बहुत से, हाइपरटेंशन हो गया, ये सारे के सारे इफेक्ट होते हैं किसके, नॉइज के। ये आपके पास सारे के सारे वजह बनते हैं नॉइज पोल्यूशन की। अच्छा, आगे आएगा अकस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ अकस्टिक्स क्या है, एक मेथड है, ठीक है,
टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हो, किसी भी अनप्लेजेंट साउंड को ऑब्जॉर्ब कर लेते हो, ठीक है, बाय यूजिंग सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल, ठीक है। किसी भी सॉफ्ट और पोरस मटेरियल, आपने देखा होगा यूट्यूबर्स जो होते हैं उनके कमरे वगैरह जो होते हैं उनके साइड पे एक सॉफ्ट सा मटेरियल लगा होता है ताकि आपके पास साउंड जो है वो फैले नहीं। आपने ऐसे रूम्स देखे होंगे मूवीज में जो कि होते हैं साउंड प्रूफ, उसके बाहर आवाज नहीं जाती, तो बेसिकली वो साइड पे सॉफ्ट और पोरस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके पास जो भी अनप्लेजेंट साउंड है वो सारी की सारी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। सही है, मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी यहां तक। आगे आपके पास आता है एक डेफिनेशन आपको मिलेगी पेज नंबर 30 पे, ठीक है। इसकी लाइन नंबर आपको 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 9वीं लाइन पे आपको दिस इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिवर्बिरेशन, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती हैं उसे हम कहते हैं रिवर्बिरेशन। बेसिकली आपके पास एक डायग्राम आपको बुक में नजर आ रही होगी, उसमें आपके पास कुछ इस तरह का उसने एक चीज बनाई हुई है, ठीक है, और ये आपके पास उसने दिखाने की कोशिश की है कि कुछ आपके पास ये एंड देन समहाउ आपके पास इस तरह ये मूव करती आपको नज़र आ रही होगी साउंड वेव्स। तो सिनेमाज में आपने देखा होगा स्टेज वगैरह को कर्व बनाया जाता है, ठीक है। उसका पर्पस क्या होता है, या आप कॉन्सर्ट्स वगैरह पे जाते हो, ठीक है, कॉन्सर्ट्स वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पे स्पीकर्स जो होते हैं ऑडियंस की बजाय स्टेज की तरफ किए होते हैं, स्टेज को कर्व बनाया जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि ताकि साउंड जो है वो इकट्ठा होके पूरी की पूरी ऑडियंस को एक जैसा सुनाई दे। अगर वो सीधा ऑडियंस की तरफ कर देंगे तो उससे क्या होगा, आपके पास वो साउंड फैल जाएगा और वो हर एक ऑडियंस तक प्रॉपर तौर पे फैलेगा नहीं, ठीक है। ये एक आपके पास टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। आपके पास आगे आता है ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड में आपके पास एक एमसीक्यूज लास्ट पे मिलेगा कि एक आपके पास जो ओल्ड पर्सन्स हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं। वो 15 आपके पास 15,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी सुन नहीं सकते। और यंग जो है इवन वो मोर देन 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपके पास सुन सकते हैं, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो कि आपके पास अंडर 20,000 हर्ट्ज आती है वो आपके पास कहलाती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। और अगर मोर देन हो जाए 20,000 हर्ट्ज तो आपके पास क्या कहलाएगी, अनऑडिबल, जिसे आप अल्ट्रासाउंड भी कहते हो। अल्ट्रासाउंड ऐसी साउंड जिसमें फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो जाती है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, जो आम इंसान सुन नहीं पाता, उसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अब अच्छा, अल्ट्रासाउंड के बहुत से इस्तेमाल आता है। यूजेस की अगर बात करें तो ये किसी भी आपके पास होती हैं हाई एनर्जी यूजेस की अगर बात करें तो इनकी सबसे पहले आती है हाई एनर्जी। ये आपके पास हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, ठीक है। अब इनकी हाई एनर्जी है तो इनकी हाई फ्रीक्वेंसी भी होगी। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो आपके पास इनकी वेवलेंथ फिर क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। आपने पढ़ा है हाई फ्रीक्वेंसी अगर तो आपके पास V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के दरमियान क्या रिलेशन आएगा, इनवर्स। अगर आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी है तो आपके पास वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्ट वेवलेंथ होगी। अगर शॉर्ट वेवलेंथ होगी तो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह आपके पास टेक्निकल फील्ड्स में, मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में, हर एक जगह पे आपके पास अल्ट्रासाउंड किसी ना किसी यूजफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, बात क्लियर होगी आपको। आगे अगर बात करूं तो आपके पास अल्ट्रासाउंड, हाँ, आपके पास आपको पता है ब्लड की आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उनके अंदर अगर ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं तो आप ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। उसके बाद आपके पास अल्ट्रासाउंड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आपके पास अल्ट्रासाउंड एज अ सोनार। सोनार की एक डेफिनेशन है, आप लोगों ने कर लेनी है। सोनार साउंड नेविगेशन, ठीक है, एंड रेंजिंग सिस्टम, ठीक है। बेसिकली आपके पास क्या है, आप साउंड का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ को अंडर द डेप्थ ऑफ वाटर, सपोज आपके पास एक शिप
जो कि एक समुंदर के ऊपर है, इसके नीचे अगर कोई चीज़ है, उसको आप चीज़ की शेप को, उसके साइज़ को, इवन डेप्थ ऑफ सी बेड भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, उसके बाद आपके पास मिसाल के तौर पर टेक्निकल फील्ड में कहाँ पे इस्तेमाल होती है, एक आपने 100 किलोमीटर लंबा पाइप बिछाया हुआ है, अब उस पाइप के अंदर आ गया क्रैक, आपको समझ नहीं आ रही कहाँ पे क्रैक है, आप सिंपल अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हुए उस क्रैक को भी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। और लास्ट पे आपके पास लिखा होगा कि अल्ट्रासाउंड यूज होता है जर्म्स और बैक्टीरियाज को वाटर में से रिमूव करने के लिए। ठीक है, इससे पिछले पेज में है तो आपको ऊपर वाली जो साइड इंफॉर्मेशन है राइट साइड पे आपको उसमें मिल जाएगा कि बैट 1000 हर्ट्ज तक सुन सकती है, डॉग 3500 हर्ट्ज तक सुन सकता है। इस तरह आपके पास मुख्तलिफ जानवरों के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा जानवर कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपके पास सुन सकता है। एक आपने फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, जो ह्यूमंस हैं वो सुन सकती हैं 20 to 20,000 हर्ट्ज, या इसको आप दूसरे वे में आपके पास एक्सरसाइज में एमसीक्यूज लिखा है कि 20 to 20 किलो के यानी कि 1000 हर्ट्ज तक आप सुन सकते हो। ठीक है, काफ़ी आज तक चैप्टर नंबर 2 आपका एंड हो चुका है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए लेक्चर्स के साथ, एक आपके पास नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।